हाँ, आज का जो क्लास है वो रिलेशन का स्टार्ट कर रहे हैं। पहले रिलेशन का बेसिक, इसके बाद फिर मेन क्लास। रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी सच दैट ए कॉमा बी, A belongs to capital A and B belongs to capital A। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है दो चीज, पेयर का मतलब दो, और ऑर्डर का मतलब A और B लिखा है तो B कॉमा A नहीं लिख सकते। जैसे सेट होता है हम लोग का, तो सेट में क्या करते हैं 1,2 लिखे या 2,1 लिखे, एक ही बात है। लेकिन इसमें नहीं चेंज कर सकते। 1,2 लिखा तो 1,2 ही लिखा रहेगा, 2,1 नहीं लिख सकते उसको। तो इसलिए ये ऑर्डर हो गया, और पेयर का मतलब दो, तो ऑर्डर पेयर। जैसे A इज इक्वल टू 1 2 है और B इज इक्वल टू A B C है। A क्रॉस B क्या हो जाएगा? 1 A 1 B 1 C, 2 A 2 B। एक एलिमेंट A का ले लेंगे, एक एलिमेंट B का ले लेंगे और मिला के लिख देंगे 1 A 1 B 1 C 2 A 2 B 2 C। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A cross B is m into n, where set A has m elements and set B सेट A में जो है m एलिमेंट्स है, सेट B में n एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में m इंटू n एलिमेंट्स हो। ऐसे ही जैसे 2 का होता है वैसे 3 का होता है। इसको ट्रिपलेट्स बोलते हैं। सिस्टम वही है, A क्रॉस B क्रॉस C कर दें, ऐसे A क्रॉस B क्रॉस C और कर दें। तो पहले A 1 A 1 B 1 C लिखा हुआ, तो इसमें C वाले एलिमेंट्स भी लेते जाएंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है A इज इक्वल टू पहले क्या करेंगे 1 A M 1 2 1 B M, फिर 1 A N, फिर 1 B N, और इसके बाद 2 के साथ। जैसे अब यहाँ 1 की जगह 2 कर दोगे तो 2 वाले आ जाएंगे। तो सिस्टम सेम रहता है, बस जैसे यहाँ पर 2 तो थोड़ा आसान हो जाता है या थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं यहाँ, अगर A में m एलिमेंट्स है, B में n एलिमेंट है, C में r एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू m इंटू n इंटू r। इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा है, ये केवल इससे लिखवा दिया बाय द वे, कभी एग्जामिनेशन में आया तो कर पाओ उसके है ना, यूज इसका होता है। नोट करना चाहो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, बाकी तुमको नोट्स पुराने वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे, या जो पहले नोट्स पढ़ाए थे उस पर देखने पड़ेंगे। ये केवल शॉर्ट में ये इसलिए करना जरूरी था, इसके बिना रिलेशन आगे बढ़ता नहीं है। जो डिवीजन का सेट थ्योरी वाला क्लास था वो अपलोड कर दिया है। वैसे तुम लोगों ने पढ़ा दिया था, लेकिन अगर कोई चीज देखनी है उससे देख सकते हैं। कल वाले में एक एग्जाम्पल 1 2 ज्यादा है उसमें बस। फंक्शन आधा कर देंगे, कोई फंक्शन बहुत बड़ा होता है तो फंक्शन पूरा तो नहीं होता है, क्योंकि फंक्शन वैसे हम 4 5 क्लास में पढ़ाते हैं,
शॉर्ट भी करेंगे तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसके बाद रिलेशन, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन जो होता है सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर mn। तो आर रिलेशन जो है वो सबसेट ऑफ दी a क्रॉस b होता है। a क्रॉस b में नंबर ऑफ a में m एलिमेंट्स है, b में n एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b में टोटल m इंटू n एलिमेंट्स हुए। तो r के सबसेट कितने, वो a क्रॉस b के कितने सबसेट हुए? 2 की पावर mn पावर सेट होता है, तो 2 की पावर n, तो नंबर ऑफ रिलेशंस आर 2 की पावर mn। तो जब भी हमको रिलेशन चेक करना तो a क्रॉस b में जो भी एलिमेंट्स है उनका सबसेट होना चाहिए। जैसे अभी पहले वाला एग्जांपल लिखा था उसमें अगर R1 हम ऐसे लिखे 1 कॉमा a 1 कॉमा b, तो ये रिलेशन है। पहले वाला जो एग्जांपल लिखा था अभी, तो R1 इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अब नॉर्मली रिलेशन डिफाइन कैसे होता है, वो एक ही सेट में डिफाइन किया जाता है। R इज इक्वल टू a कॉमा b such that a comma b belongs to R a। एक सेट a डिफाइंड होगा, ऐसे डिफाइंड होगा, तो a कॉमा b a r b का मतलब यहां पे ये रिलेशन है। जैसे कहा जाए कि a इज स्मॉलर देन b, तो ये R लिखा हुआ है ये स्मॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कहा जाए A इज ग्रेटर देन B या A इज द ब्रदर ऑफ B, तो ये जो R बीच का लिखा हुआ है ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग A R B करके भी लिखते हैं और A कॉमा B करके भी लिखते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम लोग सेट हमने बताया रिलेशन A क्रॉस B में डिफाइंड होता है, मतलब 2 सेट होते हैं। लेकिन जो हम लोग नॉर्मली रिलेशन पढ़ते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिंगल सेट के होते हैं, मतलब A B दोनों A से ही आए। जैसे अब इसमें क्या हो जाएगा, a कॉमा बिलोंग्स टू a, तो यानी a क्रॉस a, ये किसका एलिमेंट हुआ? a क्रॉस a का हुआ। तो a क्रॉस a में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? a आएगा, a b आएगा, a c आएगा, फिर b आएगा, b b आएगा, b c आएगा, फिर c आएगा, c b आएगा, c c आएगा। a क्रॉस a को यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर एलिमेंट a b c लिखा हुआ है, तो यहाँ हर एक दो का रिलेशन है। मतलब यहाँ पे ये नहीं कहो c तो था ही नहीं, c क्यों लिख दिया? c तो a कॉमा b B कॉमा सी, ए कॉमा सी सारे रिलेशन होंगे, लिखा 2 ही का जाएगा ना। तो A कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, या अगर यहाँ पे B कॉमा सी लिख दें तो B कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। तो जो A सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसी से हमारा रिलेशन मिलता है। अब आते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस में। रिलेशन बहुत सारे होते हैं, 4 यहाँ पे 4 करेंगे केवल। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक। बाकी जैसे इक्वल, जैसे और रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है, ये सब अपने आप पढ़ना, पुराना लिखवा चुके हैं क्योंकि उसमें समय बहुत जाएगा, फिर चीजें हो नहीं पाएंगी। तो पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? आर सच दैट a कॉमा a रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? अपने आप में डिफाइंड होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप में डिफाइंड हो तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। मतलब देखो इन रिलेशन को पहचानने का तरीका क्या होता है, सेम एलिमेंट दोनों साइड में लिखो और जो रिलेशन बोला जा रहा है बीच में फिट कर दो उसके। अगर वो फिट हो पा रहा है तो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर नहीं फिट हो पा रहा है तो नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे अपने अब पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस।
तो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस में क्या होगा, ये हम बोल सकते हैं आसानी से, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन ए, मतलब ये जो लाइन होती है उसको हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। तो लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन ए लिख सकते हैं इसमें। सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस होगा कि नहीं होगा, सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ये नहीं होगा, क्योंकि ए लाइन ए के परपेंडिकुलर नहीं बोली जा सकती। ए के ऊपर तो उठा सकते हैं, लेकिन ए के ऐसे खड़े नहीं कर सकते। लेस देन रिलेशन इन नेचुरल नंबर, लेस देन रिलेशन इन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में लेस देन रिलेशन क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ए लेस देन ए तो बोल नहीं सकते, और लेस देन इक्वल टू रिलेशन, तो ए पैरेलल टू लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन ए, रिफ्लेक्सिव हो गया, परपेंडिकुलर नहीं होगा, लेस देन नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू हो गया। जेईई मेंस 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। उन्होंने बस क्या किया था, x1 y1 लेस देन इक्वल टू x2 y2 लिख दिया था। दूसरा सिमेट्रिक, समझ आएगा ना ये, अगर a कॉमा बी है और वो पलट दे b कॉमा a कर दे, अगर वो भी होल्ड कर रहा हो तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ए आर बी इंप्लाइज बी आर। जैसे इसको भी हम इसी एग्जांपल से लेके चल रहे हैं जो अभी एग्जांपल किए थे, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ये बोलो होगा कि नहीं होगा सिमेट्रिक, ए इज पैरेलल टू बी, ए अगर बी के पैरेलल और बी ए के पैरेलल हो जाएगा। सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, अगर ए परपेंडिकुलर बी के है, बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेस देन रिलेशन, ये होगा कि नहीं होगा सिमेट्रिक, रिलेशन लेस देन सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर ए लेस देन बी लिखेंगे तो बी लेस देन ए थोड़ा लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू, नहीं हो सकता। 2 लेस देन इक्वल टू 3 होता है। अगर एक काउंटर एग्जांपल तुमने दे दिया तो वो डिस्प्रूव हो जाता है। ये मैथमेटिक्स में रूल होता है ना कि फॉर डिस्प्रूविंग एनीथिंग वन काउंटर एग्जांपल इज सफिशिएंट, बट फॉर प्रूविंग एनीथिंग इनफाइनाइट एग्जांपल आर नॉट सफिशिएंट। प्रूव करने के लिए हमको प्रूव करना पड़ता है, और डिस्प्रूव करने के लिए किसी को अगर एक काउंटर एग्जांपल दे दिया और अगर वो काउंटर एग्जांपल सेटिस्फाई कर गया तो डिस्प्रूव हो जाता है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, लेकिन 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं होता। दैट इज व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद जो तीसरा होता है वो ट्रांसिटिव होता है, वो सबसे मतलब सबसे मुश्किल चेक करने वाला होता है।
अगर ए और ए बी और बी सी को मिलाएं और बीच वाला एलिमेंट हट जाए और ए सी आ जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। जैसे भी जो एग्जांपल करें तो उसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला पैरेलल लाइन, ए इज पैरेलल टू बी एंड बी इज पैरेलल टू सी, बीच के हटा सकते हैं लाइन, ए पैरेलल टू सी हो जाएगा। परपेंडिकुलर लाइंस, ए परपेंडिकुलर टू बी एंड बी परपेंडिकुलर टू सी, ये क्या इंप्लाइज करेगी? इंप्लाइज करेगी कि नहीं करेगी? ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, तो क्या ए सी के परपेंडिकुलर होगी? ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, लेकिन ए सी के पैरेलल है। So it is not transitive. Less than relation, A less than B, हो जाएगा। अगर दो तीन से छोटा है, 3 5 से छोटा, तो 2 5 से छोटा हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू भी हो जाएगा। A relation which is जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें कौन सा इक्विवेलेंस है? जो ऊपर एग्जांपल दिए हैं 4, जो ऊपर 4 एग्जांपल दिए हैं उसमें इक्विवेलेंस वाला कौन सा है? हाँ, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांसिटिव भी होता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो ऊपर वाला हमने एग्जांपल दिया उस सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हो गया, तो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो तुम्हारा क्वेश्चन जेई में आया था, जेई 2024 के 4 अप्रैल के शिफ्ट में आया था, उसमें क्वेश्चन ही ये था। उसमें उन्होंने पूछा तो सिंपल, हम क्लास में बराबर कराते हैं, बहुत सालों से करवा रहे हैं, तुमको करना ही नहीं था क्वेश्चन, बस लिखना था द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव नॉट सिमेट्रिक। लेस देन इक्वल टू था, so रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। और अब ये क्या हमने इसलिए मेंशन किया कि जेई में पूछा गया था कि क्वेश्चन यही सब आते हैं, बस तुमको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। कहीं दोस्तों प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे क्वेश्चन सब घूम फिर के यही आएंगे। सबसे डिफिकल्ट चेक करना ट्रांसिटिव होता है, ट्रांसिटिव और ठीक से चेक कर लिया तो सब आ गया। इसका एग्जाम्पल नोट करो।
इसका एग्जाम्पल नोट करो। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ये रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। ए इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ए इज द ब्रदर ऑफ ए तो बोल नहीं सकते, ए इज द ब्रदर ऑफ ए तो बोल नहीं सकते, ये ए का भाई है तो रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं। दूसरा ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो बी से ब्रदर ऑफ ए भी नहीं बोल सकते, हो सकता है बी गर्ल हो। तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो बी से ब्रदर ऑफ ए नहीं बोल सकते। हमने कहा था एक काउंटर एग्जांपल अगर दे दिया तो वो डिसप्रूफ हो जाता है, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। तो इट इज रिफ्लेक्स, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव हो जाएगा, ए से ब्रदर ऑफ बी, बी से ब्रदर ऑफ सी, तो ए से ब्रदर ऑफ सी हो जाएगा। क्योंकि अब ये कहो कि बी लड़की हो जाएगी, तो लड़की इसलिए नहीं हो सकती, हमको ट्रांसिटिव में बीच वाला मिलाना पड़ता है। अगर मिलता है तो आगे बढ़ते हैं। तो ए से ब्रदर ऑफ बी और बी से ब्रदर ऑफ सी, अब सी गर्ल्स हो तो होती रहे, ए से ब्रदर ऑफ सी हो जाएगा। तो द रिलेशन ब्रदर इज ए ओनली ट्रांसिटिव रिलेशन। नहीं अभी हमने क्या बताया था यहाँ पर, जब हम वो मिटा दिया, हमने लिखा था ना, हमने रिलेशन ए कॉमा बी में लिखा था, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी में, कैपिटल में ए बी सी तीनों थे। अब जैसे अब हम सेट ऑफ पैरेलल लाइन बोल रहे हैं, तो हमने 2 ही लाइन तो लिखी थी, लेकिन ट्रांसिटिव में 3 कर दी थी। तो हम लोग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको चेक करते हैं। जब हम डेफिनेशन लिखते हैं वो 2 एलिमेंट के लिए या 3 एलिमेंट के लिए लिखते हैं। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, सबके लिए लिखेंगे। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने बोला, लेस देन रिलेशन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, तो चेक तुमको इनफाइनाइट लिए करना पड़ेगा। सेकंड, ए इज ए वाइफ ऑफ बी, रिलेशन वाइफ, ए इज ए वाइफ ऑफ बी, ए से वाइफ ऑफ बी, तो ए से वाइफ ऑफ ए नहीं हो सकती, ठीक है। ए से वाइफ ऑफ बी, तो बी से वाइफ ऑफ ए नहीं हो सकता। अब ए से वाइफ ऑफ बी, अब हम आगे बढ़ा ही नहीं सकते। ए से वाइफ ऑफ बी, तो बी से वाइफ ऑफ सी नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते। अगर किसी भी सेट में एक के बाद आगे नहीं बढ़ता है तो वो ट्रांजिटिव होता है, ध्यान रखना। अगर आगे जैसे ब्रदर वाले में बढ़ गया था, इसमें बढ़ ही नहीं सकता, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो खत्म ही हो गए। ट्रांसिटिव में ए से वाइफ ऑफ बी, लेकिन आगे वाला पेयर हम बना ही नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा उस केस में? केवल ट्रांसिटिव।
अगर किसी रिलेशन में आगे बढ़ता ही नहीं है तो ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाता है, तो इट इज ओनली ट्रांजिटिव। ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ए है, बी बी है, सी सी है, और सिमेट्रिक ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी का रिवर्स बी कॉमा ए नहीं है, दैट इज वाई नॉट सिमेट्रिक। अब ए कॉमा बी, इसको इसको मिला दो आपस में, तो बीच वाला आड़े आएगा, ए भी है इसमें। अब ए कॉमा बी को चेक करेंगे, अब इधर से भी चेक करेंगे ऐसे, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, मतलब यह ध्यान रखना है कि जिस पेयर का सेकंड एलिमेंट और किसी भी पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपस में मैच हो तो उनको करवाना पड़ेगा, चाहे आगे से हो चाहे पीछे से, दोनों साइड से लेना पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रांसिटिव हो गया। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। ये वाला ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट चीजें बता दें कहीं थे, लापरवाही बिल्कुल नहीं। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सीसी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव खत्म हो गया। अब हमको सिमेट्रिक चेक करना है, ए कॉमा बी का उल्टा बी कॉमा ए, लेकिन बी कॉमा सी का उल्टा सी कॉमा बी नहीं है, तो सिमेट्रिक खत्म। और जब ट्रांसिटिव चेक करते हैं तो जो सेम वाले होते हैं उसको मत चेक किया करो, क्योंकि लौट के वही आता है, जैसे ए कॉमा ए से चेक किया तो वही सेम आ जाता है, तो थोड़ा आसान हो जाता है एग्जामिनेशन में। ऑब्जेक्टिव पेपर है, कुछ शो तो करना नहीं है, तो सेम वाले मत चेक किया करो। तो अब इसको चेक कर लो, ए कॉमा बी को, ए कॉमा बी किससे चेक होगा? बी भी हट जाएगा। अब ए कॉमा बी, अब ए कॉमा बी, इसका सेकंड एलिमेंट बी है, इसका सेकंड एलिमेंट बी है, इसका पहला बी था। अब इसका सेकंड एलिमेंट बी है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट बी होगा उसके साथ मैच होगा फिर, तो ये फिर इसके साथ मैच हो जाएगा। ए कॉमा बी, तो नॉट ट्रांसिटिव। ए कॉमा बी, बी कॉमा सी को मिलाया तो ए कॉमा सी आया, ए कॉमा सी इसमें नहीं प्रेजेंट है इसलिए ट्रांसिटिव नहीं है। अगर ये प्रेजेंट हो जाता तो फिर बी कॉमा ए को चेक करते, हमको कायदे से ए कॉमा बी को बी कॉमा बी के साथ भी चेक करना था, लेकिन सेम वाले मत किया करो। अब ए कॉमा अगर मान लो ये हो जाता तो फिर बी कॉमा ए में आते, बी कॉमा ए को फिर ए कॉमा बी के साथ चेक होता, फिर बी कॉमा ए कॉमा ए से भी होना था, लेकिन वो करना नहीं है। फिर बी कॉमा सी को चेक करेंगे, बी कॉमा सी चेक होगा, किसी से होगा ही नहीं चेक। तो अगर एक भी पेयर, जैसे यहीं पे पहले ही पेयर, यही वाला पेयर आ गया, इसके आगे नहीं बढ़ना, फिर खत्म यहीं से ट्रांसफर। ये क्या होगा? ये केवल ट्रांसिटिव हो गया, क्योंकि एक पेयर है, कोई भी आगे कंपेयर नहीं हो रहा है, किसी के साथ मैचिंग नहीं हो रही है, तो ट्रांसिटिव। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए, दिस इज द ओनली ट्रांसिटिव रिलेशन। अभी बताया ना वाई वाला, वही सेम चीज है, ए से वाई ऑफ बी, आगे बढ़ता नहीं है, बी कॉमा सी अब आगे बढ़ेगा ही नहीं कहीं। एक एलिमेंट कोई लिख दे, ए कॉमा ए लिख दे वो भी ट्रांसिटिव हो जाएगा, ए कॉमा बी लिख दे वो भी ट्रांसिटिव, अकेला एलिमेंट।
लेकिन अगर किसी से पेयरिंग हो गई और फिर नहीं मिला, जैसे भी ये लिख दिया मान लो, जैसे ये क्या होगा, ए कॉमा सी, इसका सेकंड सी है, पहला किसी का सी नहीं है, पेयरिंग नहीं होगी। ए कॉमा सी, इसका सेकंड सी है, पहला किसी का सी नहीं है, तो ओनली ट्रांसटिव। अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो ट्रांसटिव हो जाता है। इसका सेकंड सी है, पहला सी होना चाहिए था, इसका सेकंड सी है, पहला सी होना चाहिए था, इसका फर्स्ट ए है, किसी का सेकंड ए होना चाहिए था, इसका फर्स्ट भी है, किसी का सेकंड भी होना चाहिए, तो कोई पेयरिंग नहीं हो रही। तो अगर कोई भी पेयरिंग नहीं होती है तो ट्रांसटिव रिलेशन है। इसके एंटी सिमेट्रिक। अच्छा एक और बता दें साथ में, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, केवल सेम वाले होते हैं। जैसे ये रिलेशन है, ये वाला लिखा था, ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। अगर ये हटा दें तो आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी का मतलब केवल सेम वाले। रिफ्लेक्सिव में सारे सेम वाले होने चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में केवल सेम वाले होने चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं हो सकते। एंटीसिमेट्रिक। आइडेंटिटी वाले में जैसे ये लिखा है, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन नीचे वाला क्या है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी में कोई भी एक्स्ट्रा, सेम के अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। रिफ्लेक्सिव में सेम तो आने ही आने सब है, एक्स्ट्रा भी आ सकता है। अगर इसमें भी एक गायब हो जाए तो आइडेंटिटी नहीं है। अगर ए में ए कॉमा बी कॉमा सी है तो तीनों होने चाहिए, तीन के अलावा कोई नहीं हो सकता। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, तीन तो होने ही चाहिए, बट तीन का मतलब सेम वाले होने चाहिए, उसके अलावा भी हो सकते हैं। एंटीसिमेट्रिक। इसको बोलते हैं एंटीसिमेट्रिक। ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए विल इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी, या ए आर बी और बी आर ए अगर है तो ए इज इक्वल टू बी। इसको बोलते हैं एंटीसिमेट्रिक। जैसे रिलेशन लेस देन इक्वल टू, ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ये एंटीसिमेट्रिक हो गया। सबसेट, एंटीसिमेट्रिक हो गया। तो रिलेशन लेस देन इक्वल टू एंटीसिमेट्रिक है, सबसेट जो है एंटीसिमेट्रिक है, तो इनको एंटीसिमेट्रिक बोलते हैं। बाकी इसके पुराने वीडियो जरूर देखना, उसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ ट्रांसटिव रिलेशन सब लिखे हुए पे। उनको तुमको हमने जिस समय पढ़ा रहा था उस समय भी कहा था कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन याद रखना, बाकी रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पुराने वाले वीडियो में देखना, इसमें समय नहीं खराब कर देगा। इसमें इसलिए चल रहा है, फॉर्मल रिवीजन करते हुए चलना, इसमें तुमको करने में आसानी हो चाहिए। एक क्वेश्चन लिखो इसके बाद।
द रिलेशन R इज इक्वल टू ये बताओ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या होगा? कर देंगे आज का से बताओ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या होगा? एक्स कॉमा एक्स देखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा एक्स के हिसाब से क्या हुआ? ये आ जाएगा। अब ये केवल 1/√2 के लिए सेटिस्फाई करेगा और -1/√2 के लिए सेटिस्फाई करेगा। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है। जब ये बताया था कि रियल नंबर में सारे के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें बोला था कि सबके लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक्स और वाई 1 1 भी होते हैं, 1 2 भी होते हैं। तो अगर तुम 1 1 के लिए सेटिस्फाई करोगे नहीं सेटिस्फाई होगा। सिमेट्रिक में क्या बता, रिफ्लेक्सिव में क्या बता, सबके लिए होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी कॉमा सी है तो ए बी बी सी सी तीन होने चाहिए थे। जब सेट ए में 3 एलिमेंट थे ए बी सी, तो यहाँ सेट ए में क्या है? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब ए की जगह यहाँ रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। मतलब ये रिलेशन वाला आर है, वो रियल नंबर। तो रियल नंबर में 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, सब होता है। तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू 1 रखें तो 1 कॉमा 1 लिखेंगे, सेटिस्फाई नहीं होगा। तो पहले ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, केवल ये दो ही वैल्यू में सेटिस्फाई हो रहा, 1/√2 और 1/√2 और -1/√2 -1/√2, बाकी लिए सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा। तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 लिखो या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 1 लिखो, बात तो एक ही है। ट्रांसटिव होगा नहीं होगा? ट्रांसटिव के लिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों रिलेशन से किसी भी तरीके से वाई हटा सकते हो कि नहीं? कैसे हटाओगे? माइनस करो तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा। आना चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमको वाई को हटाना है। वाई को हटाने का एक ही तरीका है कि हम इसको दोनों घटाएं आपस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इजिकल 0 आ जाएगा। हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू 1, वो बन नहीं सकता वाई को हटाने से, तो नॉट ट्रांसिटिव। तो इट इज ओनली सिमेट्रिक। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इजिकल टू 0 आएगा। और रिक्वायरमेंट किसकी थी? तो इट इज ओनली सिमेट्रिक।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू कैपिटल X इज इक्वल टू सेट है 1, 2, 3, 4, 5। x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। सेट y इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। Which of the following relation from x to y, relation from x to y, relation x to y, R1 है, पहला ऑप्शन है R1। R1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। y is equal to 2 plus x. x belongs to x and y belongs to y. y is equal to 2 plus x. x belongs to x, y belongs to y. Second option, सेकंड R2 इज इक्वल सेकंड ऑप्शन है। इसमें एलिमेंट्स 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 3, 1, 1, 2। हाँ, सेकंड रिलेशन में सेकंड ऑप्शन है 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 3, 5, 5। तीसरा ऑप्शन है 1, 1, 1, 3, 3, 5, 3, 7, 5, 7। चौथा ऑप्शन है 1, 3, 2, 5, 2, 4, 7, 9। चारों में कौन सा ऑप्शन है? थर्ड वाला 1, 1, 1, 3, 3, 5, 3, 7, 5, 7। पहले R1 चेक करो। x की वैल्यू अगर 1 लगाओगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 2 लगाओगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। नहीं होगा। पहले वाले में x की वैल्यू 1 लगाओगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, तो x की वैल्यू 1 x में थी और y की वैल्यू 3 उसमें है। x की वैल्यू 2 लगाओगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी और y वो कैपिटल Y में 4 नहीं है, तो पहले वाला रिलेशन खत्म हो गया। पहले वाला समझ आएंगे यार? x हमको x उठाना है कैपिटल X से और y उठाना है कैपिटल Y से। तो कैपिटल X से हमने 1 उठाया तो कैपिटल स्मॉल y मिला 3 जो कि कैपिटल Y में है। फिर स्मॉल x से 2 उठाया तो 2 लगाने पर स्मॉल y की वैल्यू 4 आई जो कि कैपिटल Y में नहीं है, दैट इज वाई इट इज नॉट रिलेशन। दूसरा वाला 1, 1, 2, 1, पहले एलिमेंट देख लो। पहला एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 x में है और सेकंड एलिमेंट इसका कितना 1, 1, 3, 3, 5 ये y में है, तो रिलेशन हो गया। थर्ड वाला 1, 1, 3, 3, 5 ये x में है और y में 1, 3, 5, 7, 7 ये y में है, तो c वाला भी हो गया, b हो गया, c हो गया। d वाला 1, 2, 2, 7 7 नहीं है, x में 7 है तो फोर्थ वाला नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड और थर्ड। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बस पहला एलिमेंट उठा के देख लो कि पहले वाले सेट में है कि नहीं है और दूसरा वाला एलिमेंट सेकंड सेट में है कि नहीं है, मिल जाता तो रिलेशन हो जाएगा। ऑर्डर से मतलब नहीं, मतलब ऑर्डर उन पर्टिकुलर पेयर में होना चाहिए, बाकी के हिसाब से आने से मतलब नहीं। नेक्स्ट a इज इक्वल टू
1,2,3,4, B is equal to 135, relation A less than B, relation A less than B. अब आ लेना है, इसमें तो क्या हो जाएगा, A लेस देन B है, ये हो गया। A लेस देन B लाना, A लेस देन B करना है, पहले एलिमेंट दूसरे से लेस हो, तो 1,3, 1,5, 2,3, 2,5, 3,5 एंड 4,5। ऐसे अगर R इनवर्स निकालना हो, इसका इनवर्स रिलेशन, तो सारे एलिमेंट पलट दो, सारे एलिमेंट पलट दिए इसके। ध्यान रखना कैसे क्या कर रहे हैं, आर इनवर्स का मतलब सबको पलट दो। अब इसके बाद इसका कंपोजिट रिलेशन फाइंड आउट करना है, इसे आर ओ आर इनवर्स करना है, आर ओ आर इनवर्स, हाँ कंपोजिट ऑपरेशन आर, ऑपरेशन आर इनवर्स। आप ध्यान रखना कि इसका जब फंक्शन पढ़ाएंगे उसमें समझाएंगे, आर ओ आर इनवर्स निकालना उल्टा निकाला जाता है, आर इनवर्स आर, मतलब लिखा ऐसे जाता है, करना उल्टा होता। तो पहले क्या करो, आर इनवर्स को ऊपर लिख लो, ये लिख लिया, और आर को नीचे, ध्यान देना इसके बाद कैसे निकाला था, ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछे गए। अब आर ओ आर इनवर्स निकालना है, आर से आर इनवर्स मत निकाल देना, आर ओ आर इनवर्स का मतलब आर इनवर्स से आर, उल्टा लिखा जाता है। अब इसमें करो बिल्कुल ट्रांसटिव की तरह, 3,1, 1,3 से पेयर करेगा, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, 3,3 आ जाएगा, 3,1, 1,3 बीच वाला कट गया, ये किससे और जाएगा, 3,1,1,5, 3,1,1,5। अब देखना पड़ेगा पूरे किसी और में भी पहला एलिमेंट वन है किसी का, अगर पहला एलिमेंट और वन होगा तो उससे मैच करेगा जाके। अब 5,1 और 5,1 इससे भी आएगा, तो कितना आ जाएगा, इसके बाद 3,2 2,3 के साथ आएगा, इसके बाद ये इससे, और ये इससे भी, इसके 5,3 वाला, 5,3 और तो जाएगा नहीं किसी से, 5,3 वाला अकेले रहेगा, 5,3 वाला 3,5 से, और
5,4 वाला, क्लियर है। अब रिपीटेड वाले एक बार लिख देंगे, रिपीटेड वाले एक बार और डिफरेंट वाले एक साथ। तो 3,3 आ गया एक बार, दोबारा नहीं लेंगे। 3,5 आ गया, 5,5 आ गया, 5,3 आ गया। अब 3,3 नहीं लेंगे, 3,5 नहीं लेंगे, 5,3 नहीं लेंगे, 5,5 नहीं लेंगे, 5,5 5,5 कुछ नहीं लेंगे। तो आर ओ आर इनवर्स की वैल्यू हो गई 3,3 3,5 5,5 5। तुम लोग इसको निकाल लेते हो, कभी गलत कर जाते हो, उल्टा लिख जाते हो। मतलब आर ओ आर इनवर्स पूछा तो आर ओ आर इनवर्स ही निकाल देते हो, आर ओ आर इनवर्स पूछा तो आर इनवर्स ओ आर निकाला जाता, उल्टा किया जाता। ऐसे कर जैसे आर ओ एस दिया गया हो, मतलब एस कोई दूसरा दिया उससे कर देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जीसीडी ऑफ, अच्छा नोट कर लो, नोट हो गया। देखो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज 2, द रिलेशन जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज 2, ए कॉमा बी का जीसीडी 2 के बराबर है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो सब में डिवाइड हो, या एचसीएफ कह सकते हो। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या होगा? ए कॉमा बी का जीसीडी 2 के बराबर हो, मतलब 2 नंबर है, जीसीडी का मतलब होता है जैसे 2,4 लिया तो इसका जीसीडी 2 हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों में डिवाइड हो जाए। जैसे कि हम ले लें, मान लो जैसे 4 और 14 ले लें, 4 और 14 लें, तो 4 14 का जीसीडी क्या होगा? 2 होगा, नहीं होगा? आइए कॉमन फैक्टर 2 ही डिवाइड होगा दोनों में, तो 4 और 14 का जीसीडी 2 हो गया। तो वही बोला गया है कि जीसीडी ऑफ 2 नंबर इज 2, 2 नंबर का जीसीडी 2 के बराबर है। तो पहला तो रिफ्लेक्सिव तो होएगा ही नहीं, 3,3 का जीसीडी 2,2 का जीसीडी 2 होता है, लेकिन 3,3 का जीसीडी 3 होता है, और 3,3 का जीसीडी 1 हो गया, नहीं हो गया? तो पहला रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? 2 नंबर का जीसीडी 2 के बराबर करना है, लेकिन तुम सभी नंबर लोगे, कोई भी 5,5 का जीसीडी लोगे तो 5 आएगा, तो 2 थोड़ी ना आ जाएगा। तो पहला रिफ्लेक्सिव तो खत्म हो गया, सिमेट्रिक हो जाएगा। ए कॉमा बी का जीसीडी 2 है, 4 14 का जीसीडी 2 है, तो 14 4 का जीसीडी भी 2 होगा। 4 और 14 का जीसीडी 2 है, तो 14 4 का जीसीडी भी 2 होगा, तो सिमेट्रिक हो गया ट्रांजिटिव। सोच के बताना ट्रांजिटिव। चार और 14 का जीसीडी 2 है, 14 और 16 का जीसीडी 2 है, 14 हटा दो 20 से,
4 और 16 का जीसीडी 4 हो गया, नॉट ट्रांसटिव। ले ना, 4 और 14 का जीसीडी 2 के बराबर है, 14 और 16 का जीसीडी भी 2 के बराबर है। हमने क्या कहा, कोई भी कॉमन एक भी डिस्प्रूव कर दो, कोई भी काउंटर, तुम 16 की जगह 14 20 ले लो, 14 18 ले लो। बहुत सारे एग्जाम्पल है, अब तो एक हमने बना के दिखा दिया, बाकी तुम कोई ले लो, 2 4 ले लो, और इसके बाद 2 4 ले लो, 2 4 और 4 10 ले लो, 2 नहीं 2 2 4 लोगे, नहीं फिर 2 जब ले लोगे तो 2 तो जीसीडी आ ही जाएगा। 4 14 और 14 16 हो गया, मतलब कोई 2 से बड़ा नंबर लो, 2 लोगों तो फिर तो 2 तो जीसीडी आ ही जाएगा कहीं से। तो अगर 4 14 लिया, या 4 10 ले लो, 4 8 ले लो, 8 10 ले लो, 4 10 और 4 8 8 10, लेकिन 4 8 का ही होगा ही नहीं। 4 6, 4 और 6 को लो तो जीसीडी 2 आएगा, और 6 और 10 को लो तो भी जीसीडी 2 आएगा। 6 हटाओगे तो 4 10 लोगे, 4 10 का तो होगा, तो ऐसा सेट कर लेना एग्जाम्पल, मतलब एक तुमने सेट कर दिखा दिया, 4 और 14 हो गया, 14 और 16 हो गया, तो दोनों को जीसीडी 2 2 थे, लेकिन 4 और 16 लेंगे तो उसका 4 आ जाए, तो इट इज नॉट ट्रांसिटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, x comma only symmetric, x comma y is equal to x minus y plus root 2, x minus y plus root 2 is an irrational number, is an irrational number। ये बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जामिनेशन में आया, कठिन भी होता है ये। हमारी शीट जो सेट थ्योरी की थी उसमें भी सवाल क्वेश्चन है। अगर रिफ्लेक्सिव प्ले x कॉमा x, रूट 2 इरेशनल है, तो पहला रिफ्लेक्सिव तो हो गया। इरेशनल का मतलब क्या होता है, अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी आनी चाहिए। सेकंड सिमेट्रिक, ये रैशनल है कि नहीं है, हाँ इरेशनल। एक से उल्टा करें, ये रैशनल होंगी, ये एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, ये सब सेट करने पड़ता है एग्जाम्पल, इसीलिए करवा देंगे, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रहेगा तो आंसर तुमको करने में आसानी पड़ेगी। तो हमने रूट 2 कॉमा 1 लिया तो इरेशनल आ गया, लेकिन 1 कॉमा इसका पलटा इरेशनल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव।
देखो इसमें पहले 2√2, 2 लिया, इरेशनल आ गया, फिर √2, 3, ये कॉमन लेना पड़ेगा, √2, 3√2 लिया, ये भी इरेशनल आ गया, लेकिन अब बीच का हटा दिया तो 2√2, 3√2 लिया, ये 0 आ गया जो कि इरेशनल नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो x माइनस वाई प्लस √2 इज द ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नहीं, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद रखना, बाकी सेट करना पड़ता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। Next example. If the set A has m element, if set A has 5 element, if set A has 5 element, set B has 7 elements, then find the number of relations. Relation. हाँ, गलत। 2 की पावर 35, 2 की पावर 35, 2 की पावर 35, 2 की पावर mn होता है, 2 की पावर 35। एक आंसर 35 भी लिख के आएगा, वहां ध्यान रखना, ऑप्शन में 35 भी में ही मार्क होगा। ये रिलेशन बताना है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव। करो उसको, करो। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ध्यान से समझना। रिफ्लेक्सिव में आर के जो लेफ्ट में होता है वही राइट में लिखा जाता है, आर के लेफ्ट में जो होता है वही राइट। अब ये एक एलिमेंट है पूरा, अभी हमारा सिंगल एलिमेंट चल रहा था, तो अब क्या होगा रिफ्लेक्सिव में,
ए कॉमा ए लिखते थे, तो इधर ए होता था उधर भी ए होता था। अब इधर ए कॉमा बी है तो उधर भी ए कॉमा बी होगा। पहले को तीसरे के साथ जोड़ा गया है, दूसरे को पांचवें के साथ, और दूसरे को चौथे के साथ। तो पहले को तीसरे के साथ, ये लिखो, ऐसे लिखो, वो भी कर देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले ही रिफ्लेक्सिव ही नहीं हो रहा है कहीं, इसलिए इसको चेंज कर दिया। तो पहले को चौथे के साथ, पहले को चौथे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, पहले को चौथे के साथ और दूसरे को तीसरे के साथ। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, ये आ गया। अब हमको लाना क्या, वो पहले रफ में लिख के देख लिया करो। ये तो बहुत आसान है, इसमें हम आसानी से बना देंगे, लेकिन इसको रफ में करके देखा जाता है। हमको चाहिए ही है, तो क्या चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बदल दिया था उधर, इसको लिख सकते हैं, ये क्या लिख देंगे, आ गया। ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी चले थे, सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी, ट्रांसटिव। ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी चले थे, सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ हो गया। एक एलिमेंट बढ़ा लेते अपने आप से, तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी और ए सी प्लस एफ इजिकल टू डी प्लस सी। पहला चौथा दूसरा तीसरा। रिक्वायरमेंट किसकी है हमको, ये इन दोनों से कैसे बनेगा, ए प्लस एफ इजिकल टू बी प्लस सी। बताओ सोच के कैसे बनेगा, इन दोनों से अगर बन पाएगा, बन पाएगा, नहीं बनेगा तो करेंगे ट्रांसटिव नहीं है। कैसे बनेगा इन दोनों को, इनको देखना, इससे मतलब नहीं है। इन दोनों को देख के ये ए प्लस एफ इजिकल टू बी प्लस सी कैसे बनेगा, जोड़ दो दोनों को, आपस में दोनों को ऐड कर दो। बन गया, ट्रांसटिव भी हो गया। तो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो जेई में आया था, उनको क्वेश्चन आया था, उसमें कुछ नहीं किया था उन्होंने, बिल्कुल सिंपल सवाल दिया था ये रिलेशन दिया था। और अब जो हम ये क्लास में करवाते हैं क्वेश्चन, ये पहले भी तुम देखो, पहले भी एग्जाम्पल करवाए ऐसे, हमने 2-3 एग्जाम्पल करवाए थे, ये दिया था। अब पूछा था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव में क्या होगा, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव हुआ तो सिमेट्रिक नहीं होगा, कि उल्टा हो नहीं सकता था।
अभी करवाया था लेस देन इक्वल वाला, वही सेम चीज लिखी। अब कठिन कठिन कराया था, कठिन था, कठिन कठिन थोड़ी ना था, कहते पढ़ाओ तो कठिन नहीं था। अभी बोले जितनी चीज हम पढ़ाते आते हैं इतना पूरा पढ़ लेना कहते हैं, अब शॉर्ट में करेंगे, बाकी पूरा पूरी थ्योरी अपने आप पढ़ते आना, तुम लोग पास लिखी है या वीडियो लेक्चर में देख लेना, पूरा पेपर वही है जो पढ़ाते हैं क्लास में। बस ये है कि टाइम कम रह गया है तो थोड़ा जल्दी फास्ट पढ़ना पड़ेगा। जो हमने शीट दी है कहते फंक्शन और रिलेशन वाली, तो 7th क्वेश्चन है ये 4 क्वेश्चन है, उसमें 4 पार्ट लिखे क्वेश्चन के। इसके फंक्शन, ठीक से पढ़ना कहते, बार बार बोल देना है कि रिवीजन करवा रहे हैं, उसको रिवीजन की तरह लेना कहते, करना बैठ के क्वेश्चन नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। अभी जो समय रह गया उस समय में काफी कुछ कवर कर सकते हो। नोट हो गया? मई भी है वो 19, हाँ वो भी कर सकता पड़ेगा। देखो देखते यूपी में और कहाँ कहाँ पे है, नोट हो गया? फंक्शन, अब फंक्शन और रिलेशन क्या होता है, आपस में दूसरे से जुड़े हुए टाइप के होते हैं, अंतर तुमको समझना पड़ेगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, अब x की वैल्यू 1 देंगे, ऐसे आएंगे वैल्यूज। ऐसे आएगा, x की वैल्यू 1 देंगे, y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 देंगे, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। अब x की वैल्यू देने के लिए इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू जो दोगे y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू को देने के लिए फ्री है, तो x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y की वैल्यू उसी के आधार पे आएगी, उसको कहते हैं y को डिपेंडेंट वेरिएबल।
अगर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, अगर एक्स की वैल्यू -1 दोगे तो 1। मतलब 2x की वैल्यू के लिए 1y है, 2x की वैल्यू के लिए 1y। अगर एक या एक से ज्यादा एक या एक से ज्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो फंक्शन होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो, अगर एक या एक से ज्यादा x के लिए अगर एक y है तो फंक्शन होगा, एक या एक से ज्यादा x के लिए एक y तो फंक्शन होगा। लेकिन अगर हम ये लिख दें इसकी जगह, अगर एक x के लिए 2y आ जाते हैं तो फंक्शन नहीं होगा। एक या एक से ज्यादा x के लिए एक y होगा, और लेकिन अगर एक x के लिए एक से ज्यादा y आ जाएंगे तो फंक्शन नहीं होगा। ज्यादा x के लिए एक y हो सकता है, लेकिन एक x के लिए ज्यादा y नहीं हो सकता। तो अगर ये फॉर वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, इफ देयर इज ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल देन फंक्शन। अदरवाइज उधर लिखा हुआ है फॉर वन x देयर इज मोर देन वन y देन नॉट फंक्शन। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर से बता रहे हैं। अगर तुम ये एग्जांपल याद रखोगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, लेकिन y स्क्वायर इक्वल टू एक्स फंक्शन नहीं, अपने आप ध्यान रहेगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, लेकिन y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गई? यहाँ पे x की वैल्यू देते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। x का कोई बना है वो तो, हाँ, x की वैल्यू को डिपेंड करता है। रिलेशन वो भी है, रिलेशन ये भी है, ये भी है, ये भी एक्स प्राइम रिलेशन है, वो भी एक्स प्राइम रिलेशन है, तो रिलेशन सब होते हैं।
जैसे डायग्राम से देखते हैं, इन तीनों में कौन सा फंक्शन है? देखो ध्यान देना, इसमें कहते हैं ये तीनों रिलेशन है, रिलेशन सब होते हैं। पहले वाले में लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट छूट गया है, इसलिए फंक्शन नहीं है। मतलब लेफ्ट साइड का हर एक एलिमेंट राइट साइड से अटैच होना जरूरी है, जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं था। रिलेशन में हमने क्या किया था कि एक्स में 1 2 3 4 5 लिखे हुए थे, एक्स के कुछ लिए कुछ नहीं लिए थे। मतलब लेकिन जो रिलेशन थे उसमें एक्स, पहला एलिमेंट एक्स के होने चाहिए, सभी थे, ये कंपलसरी नहीं है। फंक्शन में सब होना कंपलसरी है। मतलब 1 को इससे क्या हो जाएगा 1 कॉमा एक्स 2 कॉमा वाई, लेकिन अगर 3 लिखा हुआ 3 किससे जुड़ा हुआ नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा। पर लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट राइट साइड से अटैच होने चाहिए। सेकंड वाला भी फंक्शन नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड का एक एलिमेंट राइट के 2 से नहीं जाना चाहिए, एक एक्स 2 वाई से नहीं होना चाहिए, तो सेकंड वाला फंक्शन नहीं है। थर्ड वाला फंक्शन है। थर्ड वाले में 2 एक्स 1 वाई से हो सकते हैं, वाई में छूट भी सकता है, उसके ऊपर कोई रूल नहीं। तो ये ध्यान रखना कि ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी छूटना नहीं चाहिए, लेफ्ट साइड का एक एलिमेंट राइट साइड के 2 एलिमेंट से जुड़ा नहीं होना चाहिए, और तीसरे वाले में क्या है, लेफ्ट साइड के 2 एलिमेंट राइट साइड के एक एलिमेंट से जुड़ सकते हैं, राइट साइड में छूट भी सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो ये वाला फंक्शन है। दो फंक्शन है। इसमें कौन से फंक्शन है? वन कॉमा ए 1 कॉमा रिपीट 1 रिपीट हो गई, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 पूरा कवर हो रहा है, सेकंड वाला रिपीट होना, सेकंड से मतलब ही नहीं होता। राइट साइड तो रिपीट हो गया ना, 1 कॉमा एक्स 2 कॉमा एक्स, पहला रिपीट नहीं होना चाहिए, पहला रिपीट नहीं होना चाहिए, और पहले वाला कोई छूटना नहीं चाहिए। तो ये तो कहां फंक्शन है? 1 कॉमा एक्स 2 कॉमा वाई है, 1 कॉमा एक्स 1 कॉमा वाई नहीं है फंक्शन। सेकंड तो रिपीट हो सकता है ना, यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, सेकंड के ऊपर रोक थोड़ी ना होती है, फर्स्ट के ऊपर रोक होती है। अब यहाँ पे ये 1 कॉमा 1 2 3 कवर हो गया पूरा, बस सेकंड वाले में देखना है कि वो एलिमेंट उसके हैं कि नहीं है, ऐसा ना हो यहाँ सी लिख दे। थर्ड वाला ये रिपीट हो गया,
2 कॉमा रिपीट हो गया। ध्यान रखना ये आसान क्वेश्चन है, नहीं आते जल्दी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, लेकिन ध्यान रखना कहीं थे बाई द वे अगर आ जाए तो फिर करना पड़ेगा भैया। वन टू थ्री 1 2 3 पूरा कवर हो गया। पहला एलिमेंट कहीं रिपीट नहीं हुआ है, दूसरा कहीं से रिपीट होता है। भाई इतना ध्यान रखना, ए है, ए बी ए है, तो ए बी ए के अलावा ये ना सी लिख दे वहां पर। Vertical line test. If we draw a vertical line, हाँ रिवीजन का पार्ट है। इफ वी नहीं, रीजनिंग का पार्ट नहीं है ये, तो वही अभी मैथ का ही चल रहा है, फंक्शन का। हाँ, इफ वी ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन ऑन ए ग्राफ, this vertical line cuts the graph only at one point, only at one point, then given graph or function the given graph or relation is a function. जैसे कोई भी आपको ग्राफ मालूम है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, अब इसमें अगर कोई भी एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, केवल एक जगह पर कट कर देंगे, तो ये फंक्शन है। अगर कोई भी ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ का अभी हम जब आगे सेकंड क्लास करेंगे इसका, तो उसमें ग्राफ पूरा बता देंगे, तो उनको ग्राफ ऑलमोस्ट सबके बनाने आ जाएंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, कहीं पर भी एक वर्टिकल लाइन खींचे, अगर ग्राफ को एक जगह कट करती है तो फंक्शन है, एक से ज्यादा जगह कट करती है तो फंक्शन नहीं रिलेशन हो जाएगा। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दो जगह कट कर गई, दिस इज नॉट फंक्शन। तो अगर एक से ज्यादा जगह कट करेगी तो नॉट फंक्शन। अगर वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा जगह कट करती है
तो नॉट फंक्शन, अगर एक जगह कट करती है तो फंक्शन। छोड़ोगे? Domain of the function. Set of all the independent variables. Set of all the independent variables set of all the independent variables ब्रैकेट में x लिख लो for which function is defined is called domain of the function. Second line, range of the function. Set of all the dependent variable ब्रैकेट में y लिखो is called range of the function. Is called range of the function. Third, codomain of the function. Codomain of the function. If function is defined f such that x to y then y is called codomain. Function defined f of x to y then y is called codomain. जैसे ये दिया हुआ है तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी डोमेन में तो x का कोई एलिमेंट छूटना ही नहीं चाहिए अगर x का कोई एलिमेंट छूट जाए तो फंक्शन ही नहीं होगा रेंज क्या हो जाएगी जो ये जुड़े हुए इससे जो फंक्शन में जुड़े हुए हैं वो रेंज कोडोमेन पूरा पूरा ये सेट चाहे कुछ भी लिखाओ
डोमेन तो अलग हो ही नहीं सकती इससे, डोमेन तो जो लिखा है वो होना ही चाहिए पूरा। रेंज में जो जुड़े हुए वो रेंज, और कोडोमेन पूरा होता है, जैसे अब ये लिख दें y इज इक्वल टू मॉड x, तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, रियल नंबर, ये रियल है। रेंज क्या होगी बताओ, डोमेन तो पूरी रियल हो गई। रेंज में क्या मॉड x लगा तो y की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। नॉन नेगेटिव रियल, क्योंकि जीरो आ जाएगा ना, या तो लिखो पॉजिटिव विद जीरो। और कोडोमेन क्या हो जाएगी, अभी डोमेन नहीं बता रहा है, अभी एक छोटा सा हमको बताया है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज में अंतर क्या होता है। ये रियल रियल आर से मतलब रिलेशन भी हो जाता है ना, इसे रियल लिख दिया है। तो कोडोमेन तो राइट साइड वाला पूरा सेट होता है, डोमेन लेफ्ट वाला पूरा सेट होता है, रेंज होता है जो जुड़ा हुआ हो। कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स, डोमेन क्या होगी इसकी, अभी रेंज नहीं बता रहे, केवल डोमेन। हाँ, y इज इक्वल टू एक्स, इसका डोमेन बताना है। x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए y निकाल सकते हो, डोमेन का मतलब ये होता है x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए y निकाल सकते हो, सभी वैल्यू निकाल सकते हैं, इंटीजर यानी रियल नंबर। कोई भी आंसर लिख सकते हो, ऑल x या रियल x या फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका इसका भी रियल हो जाएगा, x की कोई वैल्यू को y का मान निकाला। इसमें भी x की कोई वैल्यू रखो, फैक्टर तो उसके होंगे ये, लेकिन वैल्यू तो सभी होंगी ना। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 लगाओ तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 लगाओ तो y की वैल्यू 0 आएगी।
बाकी x की कोई वैल्यू लगाओ 1 लगाओ तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, 4 लगाओ 2 आ जाएगी, 1/2 लगाओ कुछ निकल के आएगी। डोमेन क्या हो गया? -1 से क्या मतलब इसमें? कहाँ जीरो हो जाएगा? फैक्टर में ऊपर लिख दिया था इसलिए इसके 2 लगाने पे डोमेन में क्या ध्यान रखना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अभी जो बता रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे एक्सप्लेन करेंगे। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बाकी अभी लॉग वाले में लगाएंगे। तो ये जीरो किस पे हो जाएगा डिनोमिनेटर? 2 पर 3 पर। ऑल एक्स माइनस 2 और 3 को छोड़ दो। इसकी वही सेम हो जाएगी, ऊपर से मतलब नहीं होता। 5 से क्या मतलब, ऊपर को मतलब ही नहीं है। एक्स बराबर 5 लगाएंगे वैल्यू 0 आ जाएगी, उससे को मतलब होता ही नहीं है भाई। यहाँ पे भी कहाँ किया था ऊपर से? y इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें अंतर हो गया। अब इसमें तुमको इनइक्वालिटी का पहला क्लास जो हमने पढ़ाया था वो तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। वीडियो लगे हुए हैं इनइक्वालिटीज के, इनइक्वालिटीज और मॉड रिवाइज करना पड़ेगा, तब डोमेन समझ में आएगी। आप थोड़ा बता रहे हैं, इसके आगे करेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसके लिए कैसे बताया था? अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव वाला, माइनस इनफाइनाइट से 2 और 3 से। इनइक्वालिटी का वीडियो देखना, पहला वीडियो इनइक्वालिटीज का ना मिल रहा हो तो हमसे बोल देना, व्हाट्सएप पे लिंक भेज देंगे। माइनस इनफाइनाइट से 2 और 3 से इंफिनिटी। छोड़ो, अब माइनस इनफाइनाइट से 2 3 से। इसके बाद इक्वल हट जाएगा। बस हो गया। अब की बात ओपन इंटरवल,
इसका डोमेन ग्रेटर करो 0, एंड आउट ऑफ द नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका इसका तो ऑल हो जाएगा। इसका मॉड लग गया तो अंदर कुछ भी लगाओ प्लस आएगा। हाँ आते हैं मुझे क्वेश्चन एग्जामिनेशन कहीं करवा रहे हैं। हाँ डोमेन एक्स की कोई वैल्यू लगाओ, मॉड लग गया ना। इसका अब इसको करना पड़ेगा पूरा। अब मॉड एक्स है यहाँ पे, अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू सेटिस्फाइड हो गया। अगर x नेगेटिव हो गया, मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? और x नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है, तो x नेगेटिव होगा नहीं। x इज इक्वल टू 0, तो केवल पॉजिटिव के लिए आया और 0 के लिए आया, तो इसका डोमेन क्या हो गया? जब x की वैल्यू पॉजिटिव रखी तो मॉड x प्लस एक्स आ गया, x माइनस एक्स 0 डिफाइंड होता है। x की वैल्यू नेगेटिव रखी तो मॉड x इक्वल माइनस एक्स आ गया, यहाँ माइनस 2x हो गया। x की नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे, एंड आउट का नॉन डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए कट गया। फिर x इक्वल 0 पे डिफाइंड हो गया, तो पॉजिटिव और 0। सेकंड पार्ट इसी का। इसका डोमेन हाँ हाँ सेटिस। अब इसमें वही सेम चीज, पहला x ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाइड x लेस देन 0 पर डिफाइंड हो जाएगा। आपकी बात 0 पर
तो ये भी डिफाइंड हो गया, ये भी डिफाइंड हो गया, ये भी डिफाइंड हो गया। मॉड और इनइक्वालिटी लॉग तीनों वीडियो में देखना, 4 वीडियो है, 2 इनइक्वालिटी के, एक मॉड का, एक लॉग का है। चलो ठीक। इसका इसका y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस मॉड x। इसमें वही सेम x की वैल्यू पॉजिटिव, पहले जब ऊपर था तब हो रहा था। नेगेटिव प्लेन डिफाइंड 0 पर, अनडिफाइंड। डोमेन क्या होगा इसकी, नो एक्स या नल सेट। इसका निकालो। इसको करो।
हाँ, इक्वल में नहीं, केवल लेस। सेम जो अभी किया था बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं इसको। निगेटिव एक्स लिए डिफाइंड हो गया। तो डोमेन का कुछ पार्ट कर दिया गए थे, अब इसके बाद रिमेनिंग पार्ट इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट फंक्शन पूरा कर देंगे, इस क्लास पे यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं।